मैं डॉक्टर CL महावर BA थर्ड ईयर की छात्राओं को प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियों में से कफन कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। प्रेमचंद एक जाने माने अच्छे कहानी लेखक एवं उपन्यास सम्राट थे। इनकी कहानियाँ यथार्थवादी, समाज की सामाजिक परिस्थितियों को अभिव्यक्त करने वाली, समाज का चित्रण करने वाली ऐसी सुंदर समाज का वर्णन करने वाली कहानियाँ थी। और कहानी का विश्लेषण कहानी के तत्व के आधार पर किया जाता है। कफन कहानी का विश्लेषण के बारे में किसी भी कहानी का विश्लेषण कहानी के तत्वों के आधार पर किया जाता है। प्रेमचंद यथार्थवादी कहानीकार थे। प्रेमचंद की कहानियों में उस समय के समाज की वास्तविक परिस्थितियों को चित्रित करती है। समाज के कमज़ोर वर्ग को ध्यान में रखते हुए अपने कथा साहित्य एवं उपन्यास साहित्य को मजबूत किया है। कफन कहानी की समीक्षा निम्नानुसार है। यानी कोई भी कहानी हो या चाहे उपन्यास हो, उसका विश्लेषण हम उनके तत्वों के आधार पर कर सकते हैं। तो कहानी के और उपन्यास के दोनों के तत्व एक ही हैं, परंतु हम देखते हैं कि प्रेमचंद यथार्थवादी समाज का सामाजिक विश्लेषण करने वाले, कमज़ोर वर्ग को चित्रित करने वाले ऐसे कहानीकार थे। इनकी कहानियों में समाज के कमज़ोर वर्ग को दिखाया है कि किस प्रकार से एक कमज़ोर वर्ग की स्थिति दयनीय, मजबूर होती है या फिर वो खुद अपने आप आक्रमणीय है। इनमें से जो प्रेमचंद की कहानी है कफन, ये आक्रमणीयता की कहानी है। अब इसके जो मुख्य पात्र हैं गेशु और माधव, दोनों आक्रमणीय हैं। इसी कहानी को इन्होंने इसमें चित्रित किया है। प्रथम कथानक या कथा वस्तु। कहानी का प्रतिपाद्य या जिन घटनाओं के संयोजन से बनी है वही कथानक या कथा वस्तु कहलाती है। कफन कहानी में गेशु और माधव से संबंधित कथानक है। ये दोनों कमज़ोर, आलसी, आक्रमणीय व्यक्ति हैं। सारे घटनाक्रम में एक तारतम्य है, अंतर संबंध है। इस प्रकार कथानक सुगठित है। पूरी कहानी में कौतूहल का तत्व विद्यमान है। यानी कोई सी भी कहानी हो, उस कहानी के अंदर घटना का संयोग होना आवश्यक है। घटनाओं के आधार पर कहानी बनती है और घटना के अंतर्गत जो घटनाक्रम हैं उनका क्रम सही, सटीक हो और तारतम्यता अगर उसमें बनी रहती है तो कहानी बड़ी आकर्षक और अच्छी होती है। और हमेशा कहानी के अंदर कौतूहलता बनी रहती है तो लोगों का मन पढ़ने सुनने के लिए बड़ा लालच रहता है कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होगा, ऐसा उनके मन में
होना ज़रूरी है। तो कौतूहलता कहानी में रहेगी तो पाठक और श्रोता के मन में उस कथा को सुनने की ललक रहेगी और कथा उतनी सुंदर होगी। नंबर 2, पात्र या चरित्र चित्रण। कहानी का कलेवर लघु होता है, अतः उसमें पात्रों की संख्या कम होनी चाहिए। घीसू और माधव मुख्य पात्र एवं बदिया जमींदार कौन पात्र हैं। क्योंकि कहानी भी छोटी होती है तो उसके पात्र भी कम संख्या में होने चाहिए, यही बात इसमें बताई गई है। कफन कहानी के अंतर्गत जो मुख्य पात्र हैं घीसू और माधव, इन दोनों पात्रों के माध्यम से पूरी कहानी को चित्रित की गई है। इसके साथ में जो गौण या सहपात्र आते हैं तो बदिया जो पत्नी है और जमींदार है या आस पड़ोस के रहने वाले पड़ोसी हैं, शेठ साहूकार हैं, वो है। पर पात्रों की संख्या सीमित है, क्योंकि सीमित पात्रों के माध्यम से कथा को सुसंगठित तरीके से समझाया और कहा जा सकता है। क्योंकि कहानी को समझने के लिए पात्र जितने आवश्यकता के अनुसार कम रहेंगे, उतना उसका कहानी का जो तत्व है, कहानी की जो असली बात है, उनके माध्यम से एक जनसाधारण तक अच्छे से पहुंचाई जा सकती है। अतः पात्रों का कम संख्या में होना, कहानी के कलेवर के अनुसार होना सुसंगठित कहानी को अभिव्यक्त करती है। कफन कहानी इस प्रकार से देखें तो एक सटीक और तत्वों के आधार पर खरी उतरने वाली कहानी है। नंबर 3, संवाद या कथोपकथन। कफन कहानी में स्थान स्थान पर कहानी संवादों की योजना की है। संवाद को के माध्यम से कथा को आगे बढ़ने में सहयोग होती है, क्योंकि जो पात्र होते हैं आपस में संवाद करते हैं और उन संवादों के माध्यम से कथा को गति मिलती है। जो गति मिलती है, जो पात्र आपस में बात करते हैं, वो समय परिस्थिति और विषय के अनुरूप पात्र होने चाहिए, विषय के अनुरूप भाषा होनी चाहिए, विषय के अनुरूप उनके संवाद होने चाहिए। समय परिस्थितियों के अनुसार जो भाषा का चुनाव करता है और उन छोटे संवादों के माध्यम से जो संगठित संवाद के माध्यम से जो कथा आगे बढ़ती है, वो बड़ी सटीक और असरकार होती है। नंबर 4, भाषा शैली। कफन कहानी का भाषा शैली सरल, प्रभावपूर्ण, कथ्य को स्पष्ट करने में सक्षम, भावों को व्यक्त करने में समर्थ है। प्रेमचंद जी ने कहानी में वर्णनात्मक शैली, संवाद शैली अपनाई। कफन कहानी है, इस कहानी के अंतर्गत देखें तो इसकी भाषा शैली बड़ी सरल और प्रभावपूर्ण है, और जो कथ्य हैं, जो कथा है, उसको सहज तरीके से स्पष्ट भावों को अभिव्यक्त करने में बड़ी समर्थ कहानी। और प्रेमचंद की जितनी भी कहानियाँ वो वर्णन प्रधान कहानियाँ, उन्होंने वर्णन किया कि इस प्रकार से ऐसे ये हुआ है। साथ में संवाद, आपस में वो जो पात्र हैं आपस में बातें करते हैं, जैसे कि घीसू कफन कहानी में कभी घीसू बोलता है तो उसका जवाब माधो देता है, कभी माधो प्रश्न करता है तो घीसू उसका जवाब देता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि संवाद शैली और वर्णन शैली प्रेमचंद की कफन कहानी को बड़ी सार्थक और सिद्ध करती है। नंबर 5, देशकाल वातावरण। पात्र देशकाल एवं वातावरण में जीता है, उसकी स्थिति,
परिस्थितियों के बीच होती है। अतः किसी पात्र के चित्रण में उसकी भाषा, वेशभूषा एवं व्यवहार में उस समय का ध्यान रखना होता है। यानी कोई भी कहानी हो, कोई भी परिस्थिति हो, तो उस समय, उस देश में, उस प्रदेश में, उस स्थिति में को बतलाता है। अतः पात्र भी उसी के अनुसार, उस परिस्थिति के अनुसार उनकी भाषा, उनके बोलचाल, उनके व्यवहार, उनका रहन सहन, उनका खान पान को ध्यान में रखना पड़ता है। क्योंकि जिस समय की कथा कही गई है उस समय के अनुसार उसमें आसपास के वातावरण से उस समय का वातावरण को चित्रित करना होता है, बताना होता है कि वास्तव में इस समय ऐसा था और ऐसा हुआ था। अतः लेखक को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि उस समय की परिस्थितियाँ, भाषा, पात्र, आसपास का वातावरण, उनका रहन सहन, उनके वेशभूषा, उनके बोलचाल का तरीका, उन सब को अभिव्यक्त करना होता है। और प्रेमचंद अपने कफन कहानी के अंतर्गत इन सारी बातों पर खरे उतरते और इनके कफन कहानी एक श्रेष्ठ कहानी के रूप में सिद्ध होती है। नंबर 6, उद्देश्य। लेखक ने कफन में जो उद्देश्य व्यक्त करना चाहा है उसका संकेत तो कहानी के शीर्षक से ही मिल जाता है। प्रेमचंद जी ने गांव के अशिक्षा के वातावरण में गरीबी, बेकारी, आलस्य, अकर्मण्यता आदि का चित्रण किया है। गांव के अकर्मण्य, भाग्यवादी, संतोषी एवं फाके मस्त ऐसे लोग हैं, उसको चित्रित करने का इन्होंने प्रयास किया। और प्रेमचंद जी का भी यही उद्देश्य था कि इस कहानी के माध्यम से गांव में फैली जो अशिक्षा, और अशिक्षा के माध्यम से वहाँ पर गरीबी है, बेकारी है, और लोग बाग बड़े आलसी हैं, काम नहीं करते, अकर्मण्य हैं। इस बातों को प्रेमचंद ने अपनी कहानी के माध्यम से सटीक तरीके से चित्रित किया, क्योंकि इस कहानी के माध्यम से गांव की उन सारी परिस्थितियों को अभिव्यक्त कर दिया प्रेमचंद ने, और उनका उद्देश्य सार्थक सिद्ध हो गया। कि गांव के जो लोग हैं बड़े संतोषी होते हैं, अकर्मण्यवादी होते हैं और भाग्यवादी होते हैं, फाके मस्त रहते हैं। कोई बात है, फाका किसी के न होता आगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, संतोष है, भगवान ने जो दिया है उसी में संतोष कर लेते हैं। मैं तो भाग्य में यही लिखा है, वो बातों के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। इन सारी बातों को प्रेमचंद ने अपनी कफन कहानी में बड़ी सटीक तरीके से, बड़ी सहज सरल भाषा में जो अभिव्यक्त किया है, जो उनका उद्देश्य था, तो उसके शीर्षक से ही पता चल जाता कि वाकई में कहानी का सार क्या है, कहानी का उद्देश्य क्या है। कहानी के माध्यम से गांव के जो वातावरण है, गांव की जो गरीबी है, गांव के लोगों का जो चित्रण है, जो किया है, वो वास्तव में सटीक और सशक्त है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद की कफन कहानी बड़ी सशक्त, उद्देश्यपूर्ण एवं प्रभावशाली। धन्यवाद।